देवकांत बंदूक की नाली साफ कर रहा था। कहने लगा, दादा मुझे तो पुलिस की भेजी हुई औरत लगती है, मेरी मानो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। भूपित डाकू कहने लगा, देवा पुलिस की भेजी हुई औरत में इतनी दिलेरी नहीं होती, और फिर पुलिस को कोई औरत भेजने की क्या जरूरत है। देवकांत बोला, दादा पुलिस हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किया करती है। अच्छा अगर ये नहीं तो फिर इस औरत का क्या करेंगे हम। मेरी मानो मैं अभी जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। भूपित डाकू ने आहिस्ता से कहा, नहीं देवा नहीं, मैं किसी औरत के खून से हाथ नहीं रगना चाहता। भूपित डाकू ने ऐसा कभी नहीं किया, अभी इसे पड़ी रहने दो, फिर सोच लेंगे। रात डाकुओं के डेरे में लालटेनें रोशन हो गईं। वो खाने पीने में मशगूल हो गए। भूपित खाट पर नीम दराज राइफल पास रखे ग्रामोफोन पर कमला झुरिया की ठुमरी सुन रहा था। ये ग्रामोफोन पुरानी वजह का था जिसके साथ एक भोंपू लगा था। भूपित डाकू को कमला झुरिया बड़ी पसंद थी और वो कभी कभी मूड में होता तो इसके रिकॉर्ड बड़े शौक से सुनता था। अचानक इसने साउंड बॉक्स उठा दिया, फिर अपनी राइफल उठाई और इस कोठरी की तरफ चला जिसमें रूबी बंद थी। कोठरी के बाहर भी एक मध्यम सी लालटेन जल रही थी। एक डाकू बाहर लकड़ी के खोखे पर बैठा पहरा दे रहा था। भूपित ने इसे वहां से चले जाने का इशारा किया और दरवाजा खोलने ही लगा था कि इसे अंदर से रूबी की आवाज सुनाई दी। वो खुदा से दुआ मांग रही थी। भूपित ने सुराख में से झांक कर देखा। कोठरी में मिट्टी का दिया रोशन था। रूबी जमीन पर बैठी थी। इसके दोनों हाथ दुआया अंदाज में खुले थे और वो कह रही थी, या अल्लाह तुम मेरे दिल का हाल जानता है, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे और मुझे शेर खान से मिला दे। फिर इसने चेहरा अपने हाथों में ले लिया और सर को आगे की तरफ झुका दिया। भूपित डाकू जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। इसने कोठरी के अंदर वो देखा और सुना था जिसको देखने और सुनने की इसे बिल्कुल भी तवक्के नहीं थी। इसने दरवाजे को आहिस्ता से खटकाया और फिर अंदर दाखिल हो गया। रूबी जल्दी से सीधी होकर सिर्फ पर बैठ गई। वो भूपित डाकू को मुश्तबा नजरों से तकने लगी। भूपित ने राइफल जमीन पर रख दी और सफ के किनारे पर आहिस्ता से बैठते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था कि तुम हिंदू औरत नहीं हो। हिंदू औरत में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो भूपित डाकू को ललकारे। अब सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आ रही थी, और ये शेर खान कौन है जिससे मिलने के लिए तुम अपने खुदा से दुआ मांग रही थी। रूबी समझ गई कि भूपित ने इसे दुआ मांगते हुए सुन लिया। इसके बावजूद वो इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। भूपित डाकू का नाम रूबी ने पहले कभी नहीं सुना था। इसे भूपित डाकू के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसे ये भी इल्म नहीं था कि भूपित डाकू बड़े किरदार का मालिक है और हिंदुस्तान की इस वक्त की हुक्मरान कांग्रेसी पार्टी का जानी दुश्मन है, और इसने कभी किसी बच्चे और किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। ट्रेन में इसने कांग्रेसी लीडर को महज अजियत देने की खातिर इसकी बच्ची पर राइफल तानी थी। वो इसे मारना नहीं चाहता था। रूबी इस अजीबो गरीब हकीकत से भी बेखबर थी कि भूपित डाकू को इस्लामी कल्चर और इस्लामी तर्ज जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी। इसी वजह से इसे पाकिस्तान से भी एक तरह का लगाव सा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क था। यह भी कहा जाता है कि अपने आखिरी दिनों में भूपित डाकू अपनी मर्जी से अपने एक साथी के हमरा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। यहाँ इसने बॉर्डर पुलिस के आगे हथियार डालकर कहा था कि मैं पाकिस्तान में बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चुनाचे इस पर कराची में मुकदमा भी चलाया गया था और वो कैद काटने के बाद एक पुरअमन जिम्मेदार शहरी बनकर कराची में छोटा मोटा कारोबार करने लगा था। भूपित रूबी के सामने सफ पर आलती पालती मारे बैठा था। राइफल इसकी गोद में थी। सीने पर कारतूसों की बेल्ट क्रॉस की शक्ल में लगी हुई थी। सर पर केसरी रंग की पगड़ी थी। मूंछें ऊपर को उठी हुई थी। चेहरे पर मर्दाना वजाहत और खूनख्वारी थी। रूबी को यह चेहरा अच्छा लगा। इसे ऐसे ही चेहरे पसंद थे जिनसे शेरों वाली खूनख्वारी और शराफत टपकती हो। यही वजह थी कि इसका मंगेतर और महबूब शेर खान जब कभी जरा सी बुज़दिली दिखाता तो वो इसको बुरा भला कहने लगती थी और इसकी फितरी दलेरी और गैरत को बेदार करने की कोशिश करती थी। भूपित बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है और ये शेर खान कौन है? रूबी ने एक कहानी घड़ कर सुना दी। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ और शेर खान मेरे मंगेतर का नाम है। मैं इससे मिलने दिल्ली जा रही थी कि तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आए हो। भूपित डाकू ने मुस्कुरा कर कहा, मगर जिस गाड़ी में तुम बैठी थी वो तो अहमदाबाद जा रही थी। तब रूबी को एहसास हुआ कि वो गलत ट्रेन में सवार हो गई थी, मगर तुम अकेली सफर कर रही थी। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई भाई या मर्द क्यों नहीं था? भूपित के इस सवाल पर रूबी ने कहा,
मुझे अकेली सफर करते हुए कोई खौफ नहीं लगता। भूपित बोला, वो तो मैंने देख लिया है। वो उठकर बाहर जाने लगा तो रूबी ने कहा, तुमने मुझे किस लिए कैद कर रखा है, मुझे जाने क्यों नहीं देते? भूपित बोला, अभी रात का वक्त है, सुबह चली जाना। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी कर दूंगा जो तुम्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगा। ये कहकर भूपित बाहर निकल गया। रूबी को भूपित की बात का यकीन आ गया था। वो बड़ी खुश हुई कि सुबह वो इन डाकुओं की कैद से आजाद हो जाएगी, लेकिन साथ ही इसका चेहरा उदास हो गया। वो जाएगी कहाँ? दिल्ली। फिर सर्द आंख भर कर अपने आप से बोली, ठीक है रूबी, दिल्ली ही चलो, शायद खुदा वहाँ शेर खान से मिलने का कोई सरबंद कर दे। दूसरे रोज भूपित ने रूबी को अपने एक डाकू के साथ कर दिया। रूबी घोड़े पर सवार थी, एक डाकू दूसरे घोड़े पर बैठा था। भूपित इसे कह रहा था, इसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ कर आना, रास्ते में इसकी हिफाजत करना। फिर भूपित ने अपनी वास्कट की जेब से चांदी के रुपयों की एक थैली निकाल कर रूबी की तरफ बढ़ाई और कहा, इसमें से 100 रुपए अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। दिल्ली का सफर बड़ा लंबा सफर है। ये कहकर भूपित डाकू वहां से हट गया। रूबी के दिल में इसके लिए एहतराम का नया जज्बा उभर आया था। डाकू ने घोड़ा आगे बढ़ाया। रूबी ने अपना घोड़ा इसके पीछे डाल दिया। दोनों घोड़े जंगल में बनी हुई एक पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। जंगल में काफी ऊंचे नीचे दरख्त थे, जमीन पर जंगली झाड़ियों की भी बहुतायत थी, मगर डाकू को रास्ता मालूम था। वो बड़े आराम से घोड़े की बाग थामे रूबी की रहनुमाई कर रहा था। इसकी राइफल कंधे के साथ लगी थी। इसने पानी की भरी हुई एक मटकी और 4 रोटियां और अचार साथ रख लिया हुआ था। दोपहर तक वो जंगल में सफर करते रहे। दोपहर के वक्त उन्होंने घना जंगल पार कर लिया और एक बड़ी नहर के किनारे आकर डाकू घोड़े से उतर आया। रूबी भी घोड़े से उतर पड़ी। डाकू ने एक जगह खेस बिछाकर रोटियों का रुमाल खोल कर रख दिया और बोला, पहले खाना खा लें, फिर थोड़ी देर आराम करके आगे चलेंगे। रूबी ने पूछा, अभी कितनी दूर जाना है? डाकू ने 2 रोटियों पर अचार डालकर रूबी के सामने करते हुए कहा, शाम होने से पहले पहले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बिठा कर वापस आऊंगा। रूबी रोटी खाने लगी। रोटी खाते खाते रूबी ने महसूस किया कि डाकू कभी कभी इसे अजीब सी नजरों से देख लेता है। पहले तो रूबी ने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब एक बार पानी की मटकी रूबी की तरफ बढ़ाते हुए डाकू ने जानबूझकर अपना उल्टा हाथ रूबी के रुखसार से मिस कर दिया तो वो होशियार हो गई। वो समझ गई कि डाकू की नीयत खराब हो गई है और अब इसके सामने एक इंसान नहीं बल्कि जंगली रीछ बैठा था और जंगली रीछों की खोपड़ी उड़ाना रूबी को खूब आता था। रूबी ने राइफल पर निगाह डाली। राइफल को डाकू ने पीछे इस तरह रखा हुआ था कि वहां तक रूबी का हाथ नहीं जा सकता था। वो इतना जानता था कि ये लड़की बड़ी दलेर है और डाकुओं पर भी टूट पड़ने का हौसला रखती है। वो बड़ा मोहतात था, लेकिन इसके दिल को ये भी हौसला था कि आखिर एक लड़की है, कोई हाथी नहीं है। इस सुनसान जंगल में इसका कितना मुकाबला कर लेगी। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि दोनों एक दूसरे से चौकस हो गए थे। अभी वो अपने जहन में कोई मंसूबा तैयार कर ही रही थी कि डाकू के हाथ से सब्र का दामन छूट गया। जंगली आदमी था, मामले की नजाकत को न समझ सका और रूबी पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक भी नहीं था, मगर फिर भी रूबी का हाथ राइफल तक न पहुंच सका और डाकू के बोझ से दूसरी तरफ गिर पड़ी। डाकू ने रूबी को दबोच लिया, लेकिन रूबी बिजली की तरह तड़प कर इसकी गिरफ्त से निकल गई और एक तरफ को भागी। बदकिस्मती से इसकी राजस्थानी साड़ी का पल्लू डाकू के हाथ में आ गया। यहाँ भी हिंदुस्तानी साड़ी इसे दगा दे गई। डाकू ने साड़ी को जोर से खींचा। रूबी साड़ी को पकड़कर वहीं बैठ गई। डाकू वैसे ही बन चुका था। एक हल्का सा कहका लगाकर बोला, अरे तुम मुझसे भाग तो नहीं सकती, फिर ख्वामखा क्यों झगड़ा कर रही हो? सीधी तरह मेरे पास आ जाओ। रूबी ने कोई फरियाद ना की। इसका रंग जर्द होने की बजाय सुर्ख हो गया था। आंखों से शोले बरसने लगे थे। इसने लपक कर डाकू की गर्दन पर इतनी जोर से लात मारी कि वो पीछे की तरफ गिरा, मगर साथ ही उठा और भागती हुई रूबी पर छलांग लगाकर इसे एक बार फिर नीचे गिरा दिया। एन इसी लम्हे जंगल में 3-0-3 राइफल का धमाका हुआ। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते उड़ गए। रूबी ने अपने चेहरे पर से बालों को पीछे हटाते हुए देखा। डाकू अपने पेट पर दोनों हाथ रखे डगमगा रहा था। जहां इसने हाथ रखे हुए थे वहां से खून की धारें बहने लगी थीं। फिर एक मर्दाना गरजदार आवाज आई, रतू तू मेरी अमानत में खयानत करने लगा था। रूबी ने पलट कर देखा। दरख्त के पास भूपित डाकू खड़ा था। वो राइफल अभी तक इसके हाथ में थी, जिसकी नाली से निकली हुई गोली डाकू के पेट की बाईं जानब से गुजरकर इसके फेफड़ों के परखच्चे उड़ाती दूसरी तरफ निकल गई थी। डाकू
डाकू जमीन पर गिर पड़ा। भूपित ने आगे बढ़कर साड़ी का पल्लू रूबी की तरफ उछाल कर कहा, सतरपोशी कर ले बेटी, ये सांप का बच्चा अभी जिंदा है। और भूपित की नाली का रुख नीम जान डाकू की खोपड़ी की तरफ हो गया। एक बार फिर जंगल में राइफल का धमाका गूंजा और दूसरे लम्हे रत्तू की खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा उठ चुका था। रूबी उठकर खड़ी हुई, वो दूसरी तरफ मुंह करके साड़ी दुरुस्त करने लगी। जितनी देर तक वो साड़ी दुरुस्त करती रही, भूपित दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। रूबी भूपित के करीब आ गई। इसकी आंखों में एक ऐसी मोहब्बत की चमक थी जिसका तजुर्बा शायद इसे जिंदगी में पहली बार हो रहा था। इसने भूपित का हाथ दोनों हाथों में ले लिया और बोली, तुमने मुझे बेटी कहा था। भूपित डाकू ने अपना राइफल वाला दूसरा हाथ रूबी के सर पर रख दिया और बड़े हसरत भरे लहजे में कहा, क्यों, एक डाकू की बेटी नहीं हो सकती? रूबी ने भूपित के हाथ को बेख्तियार चूम लिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। एक अरसे बाद रूबी की आंखों ने अपने आंसू देखे थे। भूपित डाकू बोला, मैंने तुम्हें इसके साथ भेज तो दिया था, मगर मेरे दिल को चैन नहीं था। ये नया नया जेल तोड़कर भागा हुआ हमारी टोली में आया था। जाने क्यों मुझे चैन न आया और मैं इसके पीछे पीछे चल दिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। यहाँ आकर मैं थोड़ा पीछे रह गया था, पर खुदा का शुक्र है ऐन वक्त पर पहुंच गया। इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? रतु की लाश को ठोकर मार कर रूबी से पूछा। इसने नफी में सर हिलाया। भूपित डाकू ने रूबी को कंधे पर हाथ मारा और बोला, मेरी बेटी वाकई ही शेरनी है, पर फिर भी तुझे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। रूबी ने पूछा, दादा तुम खुदा क्यों कहते हो? हिंदू तो खुदा को भगवान कहते हैं। भूपित हंस पड़ा। अपने घोड़े की बाग थामते हुए बोला, मुझे खुदा का नाम बड़ा अच्छा लगता है। रूबी के सर पर हाथ रख कर कहने लगा, जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पहले जन्म में मुसलमान था और अगले जन्म में भी किसी मुसलमान के घर में पैदा होऊंगा। फिर सर एक तरफ हल्के से झटक कर बोला, छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें खुद स्टेशन पर छोड़ आता हूँ। रूबी ने आहिस्ता से कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? भूपित ने पलट कर पूछा, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी? रूबी वहीं दरख्तों की छांव में इस खेस पर बैठ गई जहां थोड़ी देर पहले बैठी वो रोटी खा रही थी। भूपित भी इसके करीब आकर बैठ गया। वो रूबी के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने तुम्हें बेटी कह दिया है तो यकीन करो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी ही समझूंगा। फिर अपने बाप को बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहती हो। रूबी ने एक ठंडा सांस भरा और शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी बयान कर दी। भूपित बड़े गौर से इसकी कहानी सुनता रहा। जब रूबी ने कहा, यूं मैं तुम्हारे पास आ गई, अब मेरा कोई राज तुमसे पोशीदा नहीं रहा दादा जान। भूपित ने बड़े प्यार से कहा, रूबी तुम मुझे दादा जान नहीं बाबा जान कहकर पुकारो। मुझे आज तक किसी लड़की ने बाबा जान नहीं कहा। मुझे हसरत ही है कि कोई मुझे बाबा जान कहे। क्यों नहीं, तुम मेरे बाबा जान ही हो। भूपित अकड़पन, संगदिल और खूनख्वारी का एक पहाड़ था। एक बार तो वो भी अपनी जगह से हिल गया। इसने बेख्तियार होकर रूबी का सर अपने सीने से लगा लिया। इसका दिल भर आया, जैसे पत्थर की चट्टान मोम बनकर पिघलने लगी हो। भूपित की आंखों में जिंदगी में पहली बार आंसुओं के कतरे निकल निकल कर रूबी के सर के बालों में जज्ब होने लगे। इसने रूबी के सर को अपने चौड़े सीने से अलग किया और दूसरी तरफ मुंह करके आसीन से आंखों में आए हुए आंसू पोंछने और रूबी की तरफ देखकर शफकत भरे अंदाज में मुस्कुराया। बेटी रूबी, एक बात का मुझे बड़ा फक्र है, बल्कि गुरूर है कि मुझे जो बेटी मिली है वो कमजोर और बुज़दिल नहीं है, बल्कि एक बहादुर शेरनी है। भूपित डाकू भी एक शेर है। इसकी बेटी ऐसी ही होनी चाहिए थी। चलो वापस डेरे पर चलते हैं, बाकी बातें वहाँ चल कर होंगी। वो अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए। एक घोड़ा खाली था। भूपित ने इसे अपने पीछे लगा लिया। अब जंगल में इनकी वापसी का सफर शुरू हो गया। रात होने से पहले वो अपनी मुंह बोली बेटी रूबी को लेकर डेरे पर पहुंचा तो इसके दस्तराज सानोलिया ने लड़की को देखकर ताज्जुब से पूछा, दादा लड़की को फिर ले आए हो, रतु कहाँ है? भूपित ने घोड़े से उतरकर तमाम डाकुओं की तरफ देखकर अपनी राइफल लहराते हुए कहा, तुम सब सुन लो, ये लड़की नहीं है, आज से मेरी बेटी है। रतु की लाश झुलार वाली पहाड़ियों के पास पड़ी है। इसने मेरी बेटी पर, भूपित की बेटी पर बुरी निगाह डाली थी। इसके साथ ही भूपित डाकू ने राइफल की नाली ऊपर की और यके बाद दीगरे फायर कर दिए। जंगल इन धमाकों से गूंज उठा। इसकी टोली के सारे डाकू एक बार तो लरस से गए। भूपित ने रूबी के सर पर हाथ रख दिया, फिर सोनालिया की तरफ देखा और कहा, सोनालिया, मेरी बेटी के लिए एक ऐसी बूढ़ी औरत की जरूरत है जो इसकी सब बातों का ख्याल रख सके। भूपित ने तो सारी उम्र शादी नहीं की, इसके लिए माँ कहाँ से लाऊंगा? सोनालिया कहने लगा, दादा
तुम फिक्र ना करो, ये अब हमारी भी बेटी है। मैं इसकी खबरगिरी के लिए अपनी बड़ी मासी को ले आऊंगा। वो बेवा है और घर में अकेली रहती है। यहाँ रूबी ने भूपत का हाथ पकड़कर कहा, बाबा जान, मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप तकलीफ ना करें। भूपत ने अपने सर को झुकाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। इस खूनख्वार डाकू का सर शायद पहली बार झुका था। वो रात गुजर गई। दूसरे रोज दिन निकलते ही भूपत ने रूबी के लिए नई साड़ी और चप्पल और दूसरा सामान लाने के लिए एक आदमी को खास तौर पर शहर रवाना कर दिया। इसे पैसे भी दिए। दोपहर को वो एक अटैची केस घोड़े पर रखे आ गया। रूबी नए कपड़ों, जूती, कंघी और नेल पॉलिश को देखकर खुश हुई। नेल पॉलिश की शीशी पकड़कर कहने लगी, बाबा जान, मैंने कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई। भूपत डाकू गर्दन खुजाने लगा, बेटी, मुझे बेटी पालने का तजुर्बा नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो सनोलिया को बता दो, मैं वो सारी चीजें मंगवा दूंगा। मगर रूबी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत थी तो सिर्फ ये कि किसी तरह वो शेर खान को पुलिस की कैद से निकाल कर पाकिस्तान चली जाए। इसने ये बात भूपत को भी बता दी थी, जिसके जवाब में इसने मुस्कुरा कर कहा था, डेरे पर चल कर बात करेंगे बेटी। डेरे पर आए 2 दिन गुजर गए और भूपत ने शेर खान के बारे में रूबी से कोई जिक्र ना किया। दूसरे दिन शाम को रूबी भूपत के पास आई। वो नदी किनारे खाट डलवा कर बैठा हुआ था। रूबी को देखकर खाट पर संभल कर बैठ गया। आओ बैठो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं तुम्हें। रूबी खाट पर बैठ गई, कहने लगी, बाबा जान, मैं शेर खान को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। बाबा जान, तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे दिल्ली पहुंचा दो। मैं वहां जाकर शेर खान को निकलवाने का कोई मंसूबा बनाऊंगी। भूपत बड़े इत्मीनान से राइफल पर कपड़ा मार रहा था। फिर इसने राइफल एक तरफ रख दी और शफकत भरे लहजे में कहा, बेटी, तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। ठीक है मेरी बेटी, अब तुम अपने बाबा जान के पास बैठकर कमला झुरिया का गाना सुनो। और भूपत डाकू ने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड लगा दिया।